हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर म्यांमार ने दिया है चाइना को झटका, साथ ही अन्य देशों ने भी मिलकर चल दिया है चाइना के साथ। ये बड़ा गेम बताएंगे दोस्तों पूरी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत के सामने चाइना को झुककर रोते गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना और मोदी जी हैं तभी हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यांगोन सिटी प्रोजेक्ट में भारत और जापान को किया गया है आमंत्रित, चाइना को इस बार आमंत्रण नहीं भेजा गया है। दोस्तों, बड़ी खबर बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर कोरोना के लिए चाइना ने भारत को ठहराया था जिम्मेदार, जिसको लेकर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ने बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, बताएंगे आपको क्या कहा उन्होंने और चाइना को दिया गया है करारा जवाब। साथ ही बताएंगे जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारी में जुट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको पूरी बात क्या है ये। साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना को फिर लगने वाला है तगड़ा झटका, जहां पर डिफॉल्ट कंपनियों की संख्या को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर नेपाल ने दे दिया है चाइना को गहरा चोट। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने क्या कदम उठाया है चाइना के खिलाफ, हर खबरों से आपको अवगत कराएंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे कि सिर्फ एक बार आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा और जीवन भर हर महीने आपको 20,000 की पेंशन मिलने वाली। अगर आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार ने दिया है चाइना को झटका। यांगोन सिटी प्रोजेक्ट में चाइना से मुकाबले के लिए भारत और जापान को किया गया है आमंत्रित। जी हाँ दोस्तों, बता दें BRI के सदस्य देश म्यांमार ने अब अपने यांगोन सिटी प्रोजेक्ट को लेकर चाइना को बड़ा झटका दिया है। म्यांमार ने अब 9 ऐसी कंपनियों को सूचीबद्ध कर लिया है जो उसके इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चाइना की सरकारी कंपनी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी CCC को सीधी टक्कर देगी। चीनी सरकार आमतौर पर BRI के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट का ठेका चीनी कंपनियों को ही दिलवाती है। यांगोन सिटी प्रोजेक्ट का ठेका भी पहले 4C को ही मिलना था, लेकिन म्यांमार में पारदर्शिता को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद सरकार ने फैसला लिया था कि वो बाकी कंपनियों को भी बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगी। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार सरकार के इस फैसले के बाद करीब 16 कंपनियों ने बिडिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए अर्जी दी थी, जिसमें से अब 9 कंपनियों को चुन लिया गया है। इन 9 कंपनियों में भारत की सरकारी कंपनी NTPC भी शामिल है। इससे पहले इस नए शहर को गैस सप्लाई करने से संबंधित एक समझौते को भारतीय कंपनी पहले ही पक्का कर चुकी है। पिछले वर्ष भारत की इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड गेल कंसोर्टियम ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था। अब अगर सब कुछ सही रहता है तो भारत की NTPC को इस शहर का ये महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी और चाइना को बड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों, जहाँ यांगोन सिटी में चाइना को इस बार कोई काम नहीं मिला और भारत जापान को आमंत्रित किया गया। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और म्यांमार के इस बड़े कदम का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना, जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो कोरोना के लिए चाइना ने जिस प्रकार से इंडिया को ठहराया था जिम्मेदार, जिसको लेकर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ने दावा कर दिया है खारिज। बता दें आपको, कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाने के लिए चाइना को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन चाइना लगातार बिना कोई सबूत दिए इसके लिए इटली और अमेरिका समेत कई देशों को दोषी ठहरा चुका है। अब चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना की शुरुआत के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के शोधकर्ताओं की एक टीम ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पिछले साल गर्मियों में भारत में पैदा हुआ था। ये वायरस पहले जानवरों में फैला और फिर दूषित पानी से इंसानों में चला गया। यहीं से कोरोना वायरस चीन के वुहान पहुंचा था, जहां वायरस के बारे में पहली बार पता चला था। अब आपको बता दें कि
ब्रिटेन के ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने क्या दावा किया और चाइना के इस दावों को किस प्रकार खारिज किया है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना के इस दावे को ब्रिटेन के ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड रॉबर्टसन ने सिरे से नकार दिया है। साथ ही चीनी शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को बहुत त्रुटिपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि चाइना के दावों में कोई दम नहीं है और इसमें कोरोना से जुड़ी कोई भी नई बात पता नहीं चलती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना के दावे कि भारत में कोरोना वायरस पहले उत्पन्न हुआ है, जिसको लेकर ब्रिटेन ने पूरी तरह नकार दिया। दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है और ब्रिटेन की सरकार और ब्रिटेन यूनिवर्सिटी को क्या आप धन्यवाद करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारी में जुट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी से ही कर देंगे 2024 के अभियान की शुरुआत। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भले ही मान लिया हो कि अब उनके लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की संभावना नहीं है, लेकिन उन्होंने व्हाइट हाउस में फिर पहुंचने का इरादा नहीं छोड़ा है। ट्रंप ने अभी से वर्ष 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जिस रोज जो बाइडेन राष्ट्रपति पद को संभालेंगे उसी दिन ट्रंप अपने 2024 के अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। इन खबरों के मुताबिक इस बारे में व्हाइट हाउस में एक विस्तृत बैठक हुई है। इसमें ट्रंप के भरोसेमंद सलाहकार शामिल हुए। उनके बीच आम राय बनी कि 2024 में ट्रंप अवश्य विजयी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये कयास डोनाल्ड ट्रंप की टीम और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? क्या डोनाल्ड ट्रंप 2024 में बन पाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो चाइना को लगेगा तगड़ा झटका। 2021 में बढ़ सकती है डिफॉल्ट कंपनियों की संख्या, निवेशकों की भी बढ़ेगी चिंता। आपको बता दें कि चाइना में राज्य के स्वामित्व वाली कई कंपनियां यानी एसओईस ब्रांड भरने और कर्ज चुकाने में नाकामयाब रही हैं। इसमें खनन कंपनी यांगचेंग कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, चिप मेकर कंपनी शिंगुआ, यूनी ग्रुप और हुआ चेन ऑटोमेटिव ग्रुप के साथ और भी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के डिफॉल्ट होने के कारण कई बैंक और निवेशकों को चिंता सता रही है। मंडे रिपोर्ट में छपी खबर के मुताबिक और रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट के मुताबिक इस समस्या के चलते अन्य बाजार सहभागियों को विश्वास में लिया गया है। गौरतलब है कि निवेशक सरकार द्वारा समर्थित इन कंपनियों में सुरक्षा महसूस करके पैसा निवेश करते हैं। अन्य कंपनियों को मिल सकता है इसका बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से चाइना सभी देशों से पंगा लेता है दोस्तों, ऐसे में चाइना को ये पंगा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों और चाइना गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी, जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो अफगानिस्तान से बड़ी बुरी खबर, जहां गजनी में आत्मघाती बम धमाके में 30 लोगों की मौत और 24 लोग घायल। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो डीआरडीओ ने सेना के लिए तैयार किया एंटी ड्रोन सिस्टम। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भी होगी ड्रोन किलर की तैनाती। बता दें आपको कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने सेनाओं के लिए बेहद जरूरी एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास और उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी है। ये भी बताया जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा है। आवास के अलावा पोर्टेबल ड्रोन किलर उनके काफिले में भी मौजूद रहेगी। 2020 की शुरुआत से ही ड्रोन खतरे को देखते हुए इसे आवश्यक बना दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कॉमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। डीआरडीओ ने पैसिव और एक्टिव एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय भी किया जा सकता है या फिर उनको ध्वस्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा और डीआरडीओ के इस बड़े उपलब्धि के लिए इनको बधाई जरूर दे दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले तो नेपाल से बड़ी खबर, जहां पुष्प कमल दहल को केपी शर्मा ओली का संदेश, कहा पार्टी में अगर रहना है तो झुक कर रहो। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का अंदरूनी झगड़ा ऐसा लगता है कि आर पार के मुकाम पर पहुंच गया है। शनिवार देर शाम तक चली पार्टी सेक्रेटेरिएट की बहुत प्रतीक्षित बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये साफ कर दिया है कि उनका पुष्प कमल दहल गुट से झुककर
समझौता करने का कोई इरादा नहीं है। अब ये दहल पर है कि चाहे तो मेल मिलाप की पहल करें या फिर अपना अलग रास्ता तलाशें। बैठक में ओली ने अपना राजनीतिक दस्तावेज पेश किया है। ये दस्तावेज 13 नवंबर को दहल की तरफ से पेश 19 पेज के राजनीतिक दस्तावेज के जवाब में है। ओली के दस्तावेज का साफ संदेश था कि पार्टी के बॉस वो ही है। नेपाली मीडिया में छपे ब्यौरे के मुताबिक ओली ने दहल पर निजी टिप्पणियों और उनकी राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल उठा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका के कद्दावर सांसद ने कहा कि भारतीय सीमा के पास चाइना की निर्माण गतिविधियां उकसावे से भरा हुआ कदम है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने लद्दाख रिफ्ट में भारतीय सीमा यानी इंडियन बॉर्डर के पास चाइना की जारी निर्माण गतिविधियों संबंधी खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि ये खबरें सही हैं तो चाइना की ओर से उकसाने वाला कदम है और ये दक्षिण चीन सागर में जारी बीजिंग की गतिविधियां जैसा ही है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चाइना के बीच मई से सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों की सेनाओं ने LAC के पास बड़ी संख्या में सैन्य बलों को तैनात किया है। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों ने कई दौर की वार्ता की है, लेकिन इनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर माने तो शर्मसार करने के बाद इस्लामिक देशों ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान को पुचकारा। खुशी से झूम उठी इमरान की सरकार। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर को लेकर दर दर की ठोकरें खा चुका इमरान खान की हालत ऐसी हो गई है कि अब वो जरा सी पुचकार को अपनी जीत बताने में जुट जाता है। रविवार शाम को पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के जिक्र का दावा करते हुए इसे अपने लिए बड़ी जीत बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि नाइजर की राजधानी नियामी में हुए इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर मुद्दे को नियामी घोषणा में अहम स्थान दिया गया है। हालांकि सच ये है कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे पर OIC में अलग से चर्चा की मांग करता रहा है, लेकिन हर बार उसे ठेंगा ही दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो जमीन के बाद सागर में अब थमेगी चाइना की रफ्तार। मालदीव श्रीलंका के साथ बना रहा है ये खास रणनीति। आपको बता दें, हिंद महासागर में चाइना की बढ़ती सक्रियता पर पूर्ण विराम लगाने की भारत लगातार कोशिश कर रहा है। मालदीव में बड़ी टिकट परियोजनाओं की घोषणा करने से लेकर नेपाल के साथ तनावपूर्ण संबंध बनने तक भारत दक्षिण एशिया के पड़ोसियों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसको करने के लिए भारत को जिन दो देशों की सबसे ज्यादा मदद की दरकार होगी वे है मालदीव और श्रीलंका। ये दोनों देश बेशक भौगोलिक आकार में चाइना और भारत से छोटे हों, लेकिन हिंद महासागर में रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। मालदीव और श्रीलंका के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारतीय NSA अजीत डोभाल ने दोनों देशों के अधिकारियों के साथ बैठकें की है। ये बैठक इस बात का संकेत है कि उक्त तीनों देश अब इस क्षेत्र में साझी रणनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि संयुक्त अभ्यास के अलावा मानवीय आधार पर सहयोग समेत कई मुद्दों पर सहयोग को लेकर बातचीत हुई। इस पूरी बैठक में गौर करने वाली बात ये रही कि चाइना द्वारा श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, इसके बावजूद जो इस वार्ता में शामिल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हम विदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें बताते हैं। एक और खबर, इसलिए आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर बिल्कुल करिएगा। दोस्तों, एक और खबर की माने तो नेपाल ने दिया चाइना को झटका, कहा हमारे देश की राजनीति से रहे दूर। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने घरेलू राजनीति में चाइना के दखल से कन्नी काटना शुरू कर दिया है। उन्होंने काठमांडू में तैनात चाइना के राजदूत हाओ यांकी से दो टूक कहा है कि वे किसी दूसरे देश की सहायता के बिना ही अपनी पार्टी के भीतर की चुनौतियों से निपट सकते हैं। बता दें कि नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड
फ्रंट ने फिर से मोर्चा खोला हुआ है। प्रधानमंत्री ओली की छवि पिछले 2 साल में भारत विरोधी रही है। देश का विवादित नक्शा संसद से पास करवाने के बाद भारत के साथ नेपाल के संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच भारत ने भी काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपु लेख को लेकर जारी मतभेदों पर बातचीत के संकेत दिए हैं। तो वहीं कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश सचिव, सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी रॉ चीफ ने भी नेपाल का दौरा किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नेपाल के इस बड़े एक्शन पर आप समर्थन जताते हैं दोस्तों, हाँ या ना जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो श्रीलंका से बड़ी खबर, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोलंबो में एक त्रिपक्षीय वार्ता में लिया है हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत चाइना के बीच फिर गतिरोध बढ़ा है। ठंड में लद्दाख से सैनिकों के पीछे हटने की उम्मीद अब खत्म होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। एक और खबर की माने तो चाइना को जो बाइडेन प्रशासन से सता रहा है डर, थिंक टैंक्स जता रहे हैं ये आशंका। बता दें, विस्तारवादी चाइना के लिए अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे, लेकिन अब उन्हें अमेरिका के नए राष्ट्रपति की गद्दी संभालने जा रहे जो बाइडेन से भी खतरा नजर आता हुआ नजर आ रहा है। चाइना के एक बड़े थिंक टैंक का मानना है कि आने वाला जो बाइडेन प्रशासन चाइना पर कई नए प्रतिबंध लगा सकता है। इससे अगले साल भी चाइना की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। चाइना के सेंट्रल बैंक के पूर्व सलाहकार रहे और वर्तमान में सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड ली डाओकोई ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में चाइना सरकार को आगाह किया कि जो बाइडेन भी ट्रंप की तरह चाइना के प्रति सख्त रुख अख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन के खतरे गिनाते हुए कहा कि वे अमेरिका में ऐसी कई नीतियां लागू कर सकते हैं जिनसे चाइना के उद्योगों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थिंक टैंक के इस बात और इस आशंका को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या जो बाइडेन की सरकार चाइना को लेकर सीरियस रहेगी दोस्तों, हाँ या ना जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो बिहार से बड़ी खबर, जहां उप मुख्यमंत्री तारकिशोर का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा लालू राज को जंगल राज यूं ही नहीं कहते थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार से पहले किस प्रकार के अपराध होते थे और उस समय की तत्कालीन सरकार द्वारा अपराधियों को किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता था। ये ना आपसे छिपा है और ना बिहार की जनता से छिपा है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पिछले चुनाव में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। बिहार अपराध के मामले में 25वें स्थान पर है। कल भी मुख्यमंत्री जी ने अपराध पर कई निर्देश बिहार के पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला था, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है दोस्तों। ऐसे में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर की बात का आप समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना? और लालू राज को जंगल राज आप लोग मानते हैं कि नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की माने तो किसानों के ऐलान से बड़ी दिल्ली की मुसीबत, दूध सब्जी की हो सकती है किल्लत, सड़कों पर जाम झेलने को रहे तैयार। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो किसान आंदोलन को लेकर अमित शाह का बयान, कहा किसानों का प्रदर्शन राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के जारी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि ये कानून किसानों के कल्याण के लिए है। साथ ही उन्होंने किसानों के प्रदर्शन को गैर राजनीतिक बताया है। हैदराबाद नगर निगम के अंतिम दौर के चुनाव प्रचार के सिलसिले में अमित शाह रविवार को हैदराबाद में थे। संवाददाताओं के साथ बातचीत में अमित शाह ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के कल्याण के लिए हैं। लंबे समय के बाद किसान बंधन वाली व्यवस्था से बाहर आने जा रहे हैं। जो भी इनका राजनीतिक विरोध करना चाहता है करने दे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि किसानों का प्रदर्शन राजनीतिक है और ऐसा कभी कहूंगा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप अमित शाह जी की बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो आज बनारस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी कार्यक्रमों में सीएम योगी भी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी 30 नवंबर 2020 को अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के समस्त कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोस्तों, वाराणसी भ्रमण के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के हंडिया राजा तालाब खंड का 6 लेन चौड़ीकरण कार्य को समर्पित करेंगे। वे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम परियोजना स्थल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री राजघाट वाराणसी में आयोजित देव दीपावली महोत्सव में सम्मिलित होंगे तथा लेजर शो को भी देखेंगे। प्रधानमंत्री सारनाथ पुरातत्व परिसर में लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की माने तो LIC से जुड़ी बड़ी खबर, जहां केवल एक बार भरिए इतना प्रीमियम और जीवन भर पाइए हर महीने 20,000 की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी लोकप्रिय योजना जीवन अक्षय पॉलिसी को फिर से शुरू कर दिया है। ये एक पेंशन योजना है जिसे कंपनी ने अब नए सिरे से शुरू किया है। कुछ महीने पहले ही देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने जीवन शांति नामक एक योजना की शुरुआत की थी और अक्षय योजना को वापस ले लिया था, लेकिन कंपनी अब दोबारा इस योजना को वापस लेकर आई है। आपको बता दें, नए क्लेवर में लाई गई इस योजना अक्षय 7 LIC का इमीडिएट एन्युटी प्लान यानी तत्काल वार्षिकी योजना है। इस योजना में आप एक बार प्रीमियम देकर हर महीने 20,000 रूपए की पेंशन की सुविधा पा सकते हैं। इन 10 विकल्पों में से एक ऐसा है जिसके तहत हर बार प्रीमियम जमा करने के बाद हर महीने 20,000 रूपए की पेंशन मिलती है। आपको बता दें, 20,000 रूपए प्रति महीने की पेंशन के लिए आपको 40,72,000 रूपए का निवेश करना होगा। ऐसे में आप इस स्कीम को सही मानते हैं दोस्तों या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना